Hi everyone, this is Dr. Vijender Sharma. Today we will discuss about the management by objective and management by exceptions. Let's get straight into the video. Hi everyone, today we will discuss about the management by objective and management by exception. आज हम जानेंगे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक बहुत ही मॉडर्न एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ये अभी रिसेंटली इस पे बहुत डेवलपमेंट हुए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क किया जाना, उसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसका मेन एम होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। उसका एक टाइमलाइन फ्रेम आउट किया जाता है, फिर उसका प्रोसीजर डिसाइड करके उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पूरी प्रोसेस को हम लोग करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उसमें मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम फैक्टर। टाइमली किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ये बहुत डायनेमिक होता है। ये पूरी टोटल अप्रोच है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, एक टोटल अप्रोच है। तो ये बहुत ही न्यू और मॉडर्न और आपसे कह सकते हैं कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी एफर्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सभी लेवल के लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगाने होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सभी लोग मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। एक टीम फ्रेमवर्क होता है और वो टीम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करती है। उसके लिए सर्टेन प्रोसीजर्स डेवलप किए जाते हैं और उसको एक टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएशन के बाद में हर टीम मेंबर्स की एक परफॉर्मेंस को हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि हम लोग किस लेवल पर आज हैं, और उसको रीएवेल्युएट करके वापस अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो बहुत इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है। उसको किसी हम फ्रेम में या किसी पॉलिसी में हम लोग इसको नहीं बांधते हैं, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, टाइमली हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। इसके अंदर मेन यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ज्यादातर उसमें पॉलिसी, प्रोसीजर्स और कॉम्प्लिकेटेड ना करके उसको बहुत सिंपल वे में एक टीम एफर्ट के साथ में, टीम स्पिरिट के साथ में हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सभी काम वो करते हैं जिससे हमें एक टाइम फ्रेम के अंदर वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव हो जाए। अब एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पूरी प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर हम पूरे जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको पहले डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के लिए हम पहले सभी लोगों का एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है कि यस कुछ स्पेसिफिक टास्क है, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उसको हमें अचीव करना है, वो हम डिफाइन करते हैं या उसको डिटरमाइन करते हैं। यस दिस इज ऑब्जेक्टिव, या दिस इज गोल। तो ऑब्जेक्टिव्स के को करने के बाद फिर डिफाइन करते हैं एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी एम्प्लॉइज उसको अचीव करने के लिए हैं उन सबका सेपरेटली एक एम्प्लॉइज का हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हाँ किसको क्या परफॉर्म करना है, किस रोल में किसको काम करना है, चाहे वो किसी लेवल के मैनेजमेंट में हो। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। उसका जो भी काम हम शुरू करते हैं उसका एक कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस की एक मेजरमेंट होता है कि वो परफॉर्मेंस किस लेवल पर है, हम किस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं, कहाँ हम लोगों ने जो डिसाइड किया था जो लेवल में, उसका पाथ क्या चल रहा है, उसको हमें अचीव करने के लिए अगर कुछ इसके अंदर हम लोगों की कमी है तो हम वापस उसको रिवैल्यूएट करते हैं और वापस उसको रिडिफाइन करके हम उस काम को आगे और बढ़ाते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस की। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इंडिविजुअल एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन चलता रहता है। टाइम टू टाइम हम लोग उसको डिफाइन करते हैं और टाइम टू टाइम उसका एक मेजरमेंट लेते हैं कि यस कि आज किस लेवल पे हम लोग हैं। तो परफॉर्मेंस अप्राइजल से हमें ये पता पड़ता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के कितने नजदीक पहुंचे और कौन सा टीम प्लेयर क्या परफॉर्म कर रहा है और किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। अगर कहीं कुछ उसमें कमी है तो हम उसको मोटिवेट करके या एक्स्ट्रा इनपुट देके, उसको स्किल देके या ट्रेनिंग देके या किसी एक्स्ट्रा एफर्ट से स्पेशलाइज नॉलेज देके हम उसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसके बाद जो भी फीडबैक है उसको फीडबैक को हम उसको कलेक्टिवली सारी टीम को फीडबैक जाता है कि जो भी टीम वर्क चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसका एक पूरा फीडबैक टीम के अंदर होता है। देन परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है
परफॉर्मेंस अप्राइजल में हमारी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि परफॉर्मेंस लेवल हमारा किस लेवल पर है, हम ऑब्जेक्टिव के कितने नजदीक हैं, या ऑब्जेक्टिव को हम किस टाइम फ्रेम में, जो टाइम हमने डिसाइड किया था उस टाइम फ्रेम में उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम कितना नजदीक हैं। तो एक पूरा एक सर्कुलर प्रोसेस है जिसके लिए हम एक के बाद काम करते हैं और सभी टीम को इसमें बहुत मोटिवेट किया जाता है। एक पूरा टीम स्पिरिट होता है, तो उसके लिए हम आगे काम करते हैं। तो ये हम मैनेजमेंट अप्रोच पूरा टोटल अप्रोच है। टोटल अप्रोच के अंदर सारे लोगों को एक ही ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करने के लिए काम करना होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसकी इंपोर्टेंस है? इफेक्टिव परफॉर्मेंस, इससे हमें एक एम्प्लॉय की इफेक्टिव परफॉर्मेंस के बारे में पता पड़ता है कि कौन से एम्प्लॉय किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। तो एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस का वो है। फिर होता है टीम स्पिरिट, क्योंकि एक टीम काम करती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, टीम ने डिसाइड किए हैं, वो पूरी टीम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रही है। उस अचीव को काम करने के लिए सब एक साथ हैं, तो एक टीम स्पिरिट होती है जिसके अंदर सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को ऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो एक टीम स्पिरिट होता है। इसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली अगर हम कोई टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली भी इंक्रीज होगी। तो हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं कि इस टाइम फ्रेम में हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो इसका इतना प्रॉफिट होने वाला। तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली टाइम फ्रेम के साथ आती है। देन मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस मोटिवेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं और वो कुछ अचीव करते हैं तो डेफिनेटली वो सेल्फ मोटिवेट तो होते ही होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी उनको मोटिवेट करता है कि यस, किसी है ना हम लोगों को काम में बहुत जल्दी किसी ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, हम किसी टाइम फ्रेम में कर रहे हैं और टाइमलाइन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस चल रही हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर चल रही हैं, तो वो मोटिवेशन डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेशन भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी मोटिवेट किया जाता है और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि हाई मोरल बढ़ता है कंपनी में, ऑटोमेटिकली एक डायनेमिक अप्रोच आती है, लोग जो काम कर रहे हैं उनका मोरल इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज होने से क्या होता है कि और एफर्ट्स होते हैं काम के लिए और जल्दी से जल्दी उसको अचीव करना चाहते हैं। हर एक की यही का वही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। हर टीम का यही प्रयास करते हैं कि हम जितनी जल्दी अचीव करेंगे तो हम लोगों का एक परफॉर्मेंस का लेवल निकल के आएगा, तो एक हाई मोरल की बात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। डेफिनेटली अगर आप कुछ अचीव करते हैं, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको रिवार्ड देता है, उसके लिए आपको मोटिवेट करता है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, ये आपके टारगेट्स थे, ये आपका वर्क था और आपने इसको फुलफिल किया और वो रिकॉग्नाइज किया गया। वो रिकॉग्नाइज करने के बाद डेफिनेटली जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाए, क्योंकि जब आप किसी काम को अचीव करते हैं तो एक पब्लिसिटी उसके अंदर दी जाती है, लोगों के बीच में बताया जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करे, ये टीम मेंबर्स ने एक परफॉर्मेंस दी, ये टीम मेंबर ने ये काम किया, तो डेफिनेटली हम लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन उससे आता ही है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेफिनेटली इस काम को करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बहुत ही बड़ा योग है, क्योंकि जब तक अथॉरिटी नहीं होगी आप डिसीजन नहीं लेंगे, तो इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनके वो अथॉरिटी असाइन हो जाती है। वो अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। तो अथॉरिटीज को डेफिनेटली सबको असाइन करते हैं डिफरेंट लेवल पे, जो लोग काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स उनके डिसाइडेड हैं, तो उनको उसके हिसाब से अथॉरिटी का भी असाइन किया जाता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। देन हम बात करते हैं आगे जो आता है इसका एडवांटेज, नेक्स्ट एडवांटेज है फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको जो जॉब दिया गया है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्च्यू ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, आपके पास जो अथॉरिटी असाइन है उसके थ्रू आता है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आपको पता है कि आप उस चेन का एक पार्ट है और आपको अपने रिले में वो काम को करना है, जिसको सेकंड पर्सन है अदर उस चेन का पार्ट उसको आगे रिले करेगा, तो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपने रिले रेस देखी होगी, रिले रेस के अंदर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो प्लेयर होता है उसको लेके आगे बढ़ता है। उसी हिसाब से फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स का एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट है। इफेक्टिव डिसीजंस, जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत डायनेमिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग आप जब करेंगे तो डेफिनेटली आप ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचेंगे।
डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो क्या होता है कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होती है। देन हम बात करते हैं इफेक्टिव मैनेजर डेवलपमेंट। डेफिनेटली इसके अंदर टीम का डेवलपमेंट होता है। तो जो लोग हैं उसमें काम करते हैं उनका एक मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है। उनको एक प्रोसीजर से किसी काम को अचीव करने के लिए जो वो भी काम करते हैं, जो स्किल्स लेवल उसके अंदर यूज होता है, जो उनको उसके लिए ट्रेनिंग मिलती है, जो उनके वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परफॉर्म करते हैं, उससे उनका एक डेवलपमेंट होता है। वो कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल तीसरे लेवल पे जाते हैं। अगर कोई लोअर मैनेजमेंट में काम कर रहा है तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल के लिए, मिडिल मैनेजमेंट के लिए, मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट के लिए परफॉर्म करता है। तो इफेक्टिव मैनेजर डेवलपमेंट होता है। बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। विदाउट कम्युनिकेशन हम लोग किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करते। जब हम इतना सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो एक दूसरे का एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल अपने आप डेवलप होता है। उस इफेक्टिव चैनल में हम लोग फॉर्मली इनफॉर्मली उसको एक अच्छा से उसको परफॉर्म करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं टीम के अंदर। तो टीम मेंबर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है, चैनल होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, और आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि वो टाइमली वो चीजों को डिलीवर करें, टाइमली वो उनके आपका जो भी आपका प्रोसीजर और जो पॉलिसीज डिसाइडेड की गई हैं उस ऑब्जेक्टिव असाइन करने के लिए, अचीव करने के लिए, वो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू होती है। तो ये आता है फिर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी एक्टिविटीज हैं अगर उनको हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उसका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो हम लोग किसी भी रास्ते पे नहीं पहुंच सकते और किसी भी ऑब्जेक्टिव को, गोल को हम अचीव नहीं कर सकते। सारी की सभी एक्टिविटीज को एक प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करना ही वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। देन कंट्रोल सिस्टम। डेफिनेटली जब हम चीजों को करते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उसको एक कंट्रोल वे में भी जाना पड़ता है कि हमने क्या डिसाइड किया था और हम किस लेवल पे हैं। किस हमारा, जैसे हमारा सपोज कोई बजट डिसाइड किया गया कि हमने इस सर्टेन बजट में इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, लेकिन वो बजट का लेवल अभी इस समय कहां पर है, क्या कंट्रोल है, उसमें कितना कम और ज्यादा करना है, कहीं हमें ऐसा तो नहीं होगा ओवर बजट हो गया, या टाइमलाइन हमने कौन सी हमने फिक्स की थी, वो टाइमलाइन पे हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वो टाइमलाइन को हमें देखना पड़ता है कि यस हम टाइमलाइन पे, तो पूरा एक पाथ है, उसका पूरा जो भी मेथड्स हैं उसको हम बार बार कंट्रोल करते हैं, हम उसे देखते रहते हैं कि यस हम कंट्रोल वे में अपनी जो सारी प्रोसेस को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कंट्रोल सिस्टम हो गया। इसके बाद सैलरीज एंड प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस हम देते हैं उसी के हिसाब से आपको सैलरी और आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो एक डिसाइड किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाती है उसकी, सैलरी और प्रमोशन उसी हिसाब से आपको मिलते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके से जो भी हमने सेट किए हुए गोल हैं, ऑब्जेक्टिव से उनको सर्टेन टाइमलाइन में अचीव करना, और वो एक टीम वर्क के थ्रू होता है। उस टीम वर्क में सभी लोग मिलकर उस काम को करते हैं, उससे मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा हाई मोरल बढ़ता है, वहां के काम करने वाले लोगों का, एम्प्लॉइज का, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होता है, एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है, एक बहुत अच्छी टीम स्पिरिट उनके अंदर होती है। टाइमलाइन में अगर वो किसी ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो उससे लोगों की सैलरी और प्रमोशंस डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं और लोगों का उसमें मैनेजर डेवलपमेंट होता है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही डायनेमिक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत एंटरप्राइजेस में इसको अडॉप्ट किया हुआ है और इसको काम किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा मैनेजमेंट एक्सेप्शंस पे काम बात करेंगे। मैनेजमेंट एक्सेप्शंस क्या होता है? टॉप मैनेजमेंट हमेशा अपने जो भी है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में इन्वॉल्व रहता है, वो रूटीन के जो डिसीजंस हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो उससे ही माना जाता है कि वो एक्सेप्शन, केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही टॉप मैनेजमेंट अपने रूटीन में और लोअर मैनेजमेंट के जो रूटीन काम है उसी में हमको इन्वॉल्व करता है। बाकी अपना जितना भी उसका जो एनर्जी फोकस है वो हमेशा एक्सेप्शन अलग से ही स्ट्रेटेजिक कामों में लगाता है। उसका काम होता है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, गोल डिसाइड करना, कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना, पॉलिसी फ्रेमवर्क करना, ना कि रूटीन वर्क में आना। रूटीन वर्क क्या होता है? वो जितने भी लोअर और मिडिल लेवल के लोग हैं उनमें जो
भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको असाइन कर देते हैं। उसमें असाइन करने के बाद उसमें डे टू डे बेसिस में वो लोग कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो केवल अपने रोल को निभाते हैं। उनका रोल होता है स्ट्रेटेजी डिसीजन लेना कि बिजनेस को आगे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लेना है या इनवर्ड डाउनवर्ड इंटीग्रेशन लेना है। तो वो उस तरीके से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के साथ साथ वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, वो कंपनी के गोल डिसाइड करते हैं, कंपनी के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं और डाउन द लाइन वो देते हैं। जबकि जो नीचे के लोग हैं, जो लोअर मैनेजमेंट है और जो मिडिल मैनेजमेंट है, उनको असाइन जॉब जो है उनको जो मिली है वो उनको परफॉर्म करता है और डे टू डे रूटीन में कभी भी टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। वो केवल अपनी इन्वॉल्वमेंट जब ही रखता है जो कोई एक्सेप्शन केस होते हैं, तो इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। तो मैनेजमेंट एक्सेप्शंस में जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के अंदर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल क्यों है? क्योंकि सभी एम्प्लॉइज को एक ड्यूटी असाइन है, उसकी एक जॉब, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन है, तो वो एक सेल्फ कंट्रोल में अपना काम करता है। उसको पता है कि मुझे अपना काम स्वयं करना है या सिर्फ खुद करके ही आगे लेके जाना है, तो वो एक सेल्फ कंट्रोल है। उसके बाद आता है फॉलो द पॉलिसी, क्योंकि उनको पॉलिसी और प्रोसीजर पहले से जो डिफाइन दिया हुआ है, टॉप मैनेजमेंट ने पहले डिजाइन किया हुआ है, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, उस पॉलिसी के अंदर उनको काम करना होता है। तो फॉलो द पॉलिसी, तो उनको पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। फिर सिस्टमेटिक अप्रोच है, वहां क्या है कि सभी सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। उनको पता है इस प्रोसीजर के अंदर हमें सिस्टम में वर्क करना है, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच में काम करते हैं। उसके डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, डेफिनेटली जब खुद से आप काम करेंगे, खुद से डिसीजन लेंगे, तो और आपके पास ज्यादा बहुत कुछ इंटरफेरेंस नहीं होगा दूसरे टॉप मैनेजमेंट का, तो आप खुद से डिसीजन लेंगे। जब आप खुद से डिसीजन मेकिंग करेंगे, खुद से अपना काम आगे बढ़ाएंगे, तो आपका डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेफिनेटली जब टॉप मैनेजमेंट में सारा अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया लोअर और मिडिल मैनेजमेंट में कि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली काम करिए। दिस इज द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, दिस इज द पॉलिसी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू परफॉर्म योर जॉब। तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं टू इनवाइट को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप ये कहते हैं कि सभी लोग जितने वहां काम करते हैं वो साथ साथ मिलजुल के एक टीम के साथ काम करते हैं। को पार्टनरशिप का हो गया था कि सभी लोग, चाहे लोअर मैनेजमेंट सुपरवाइजरी लेवल का लोग हैं या मिडिल लेवल के लोग हैं, वो एक साथ साथ काम करते हैं। को पार्टनरशिप रहती है। कंटिन्यूस सुपरविजन, उसका जो जो आपके प्रोसीजर्स हैं, जो पॉलिसी डिसाइडेड है, उसका कंटिन्यूस सुपरविजन होता रहता है कि जस्ट कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। तो एक बहुत ही क्लोजली एक सुपरविजन होता है हर एक्टिविटीज का, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस सुपरविजन। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन द रूटीन एंड एक्सेप्शनल एक्टिविटीज। इसमें हमें पता है कि क्या रूटीन है और क्या एक्सेप्शनल है। रूटीन एक्टिविटीज एवरीबडी नोस अबाउट दैट रूटीन एक्टिविटीज, सो आप उसके अकॉर्डिंगली वो लोग काम करते हैं। उनको पता है मेरे रूटीन में ये वर्क करना है और उस वर्क को आगे वो लेके जाते हैं। लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस आ गया जो कि वो रूटीन से अलग हटके है, जिसमें उन लोगों के पास उतना स्किल नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए, या वो उसमें डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या बहुत ही बिजनेस को इफेक्ट करने वाला डिसीजन है, तो उसमें टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। उस टॉप मैनेजमेंट में लोगों को स्किल बताता है कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के बाद में फिर आके वापस वो रूटीन वर्क में आ जाते हैं। तो रूटीन वर्क और एक्सेप्शनल केस दोनों बहुत डिफरेंट है, उसको पता पड़ता है डिफरेंसेस क्या क्या है। रूटीन वर्क जो भी असाइन जॉब है डे टू डे बेसिस पे, वो सभी को पता है, उनकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन केस में जो लोग उनको रूटीन से अलग हटके होती है, वो टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होकर वो करता है। नॉलेज ऑफ एक्सेप्शंस, नॉलेज एक्सेप्शन कहते हैं जब एक्सेप्शंस केसेस जो आ जाते हैं तो वो टॉप मैनेजमेंट उसको रिजॉल्व करने के लिए आता है। तो वो उसकी नॉलेज लेवल है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली वो उसको परफॉर्म करके उस एक्सेप्शन सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो वो नॉलेज से हम लोगों को बोल सकते हैं कि नॉलेज और एक्सेप्शन की एक्सेप्शनल नॉलेज टॉप मैनेजमेंट के थ्रू आती है, वो उसको परफॉर्म करते हैं।
फिर आता है हार्ड लेबर एंड डिसिप्लिन। जो भी काम है हमें एक प्रोसीजर में करना है, एक रूटीन में करना है, पॉलिसी के तहत करना है, तो एक डिसिप्लिन मैनर अपने आप डेवलप हो जाता है। और वह हार्ड वर्क है, हमें पता है कि हमें एक टाइम लाइन में उस काम को अचीव करना है। जब टाइम लाइन डिसाइडेड है, प्रोसीजर डिसाइडेड, तो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली अपने साथ में चलता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये दो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं मैंने, कि पहला था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और दूसरा था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं। आगे आप जब भी फर्दर इसके स्टडी करेंगे तो ये जो आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है वो आगे आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।